जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके की स्पेशल क्लासेस में एमपीजीके का जो टेस्ट नंबर 25 है ना दोस्तों, ये पढ़ने वाले हैं। और इसमें एमपीजीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हैं जो कि आपके आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम और साथ ही साथ ग्रुप 2 ग्रुप 4 के एग्जाम में भी जो एमपीजीके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। सारे वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग मध्य प्रदेश का जो मैप है ना दोस्तों, इससे पूछे जाने वाले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जो कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना था। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में जो लिटरेसी रेट कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं हम लोग साक्षरता दर के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपका आंसर होगा मुरैना। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है, जो सबसे नीचे आता है, वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बुरहानपुर। जो है ना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो कि ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला और साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो इसे आपको याद रखना है, इसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, तो देखिए यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया गया था। तो यह आपसे पूछ रहा है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसने काम किया, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जे.एस. शर्मा। जे.एस. शर्मा मध्य प्रदेश के एक निवासी थे जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। और अगर बात कर ली जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा यू ललित। ठीक है, यह होगा आपका उदय उमेश ललित, इनका पूरा नाम है दोस्तों। क्या नाम है इनका पूरा नाम, उदय उमेश ललित। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 49वें, मध्य प्रदेश नहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश है उदय उमेश ललित। सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा दिल्ली में। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है दोस्तों वो कहां स्थित है, यदि पहले आपसे यह पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है कहां स्थित है, जबलपुर में। और वर्तमान में इसके जो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस है वो कौन है, तब आपका आंसर होगा रवि मालिमथ। कौन है इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस, तो रवि मालिमथ जो है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये क्वेश्चन से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया यह आप लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में, सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे, अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। यह क्वेश्चन जब एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था ना दोस्तों, ये तो अभी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। जब यह क्वेश्चन एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने अपना प्रथम दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया था। तो और यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहां पर पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए, तो आपका आंसर होगा वर्ष 2010 में। इन्होंने ग्वालियर के रूपसी स्टेडियम का नाम भी याद रखना है, ये 2017 एमपीएसआई के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन। रूपसी स्टेडियम में इन्होंने अपना प्रथम दोहरा शतक बनाया था और इन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। इनकी जो एक बुक है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी है दोस्तों, तो वो आपका आंसर होगा प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे ये जो है ना, ये सबसे प्रसिद्ध बुक है क्रिकेट की और वो हमेशा आप लोगों से पूछी जाती है। किसकी बुक है, तो ये है सचिन तेंदुलकर की, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, यहां पर पूछा है सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या पूछा गया है, सतना जिला जो है ना किस राज्य के साथ अपनी सीमा का साझा करता है।
तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या होगा, 17 जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। अब उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर सतना जिला की बात की गई है ना, तो सतना जिले से दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो आप लोगों को सतना में जो मुख्य दर्शनीय स्थल है मैहर, मैहर में क्या स्थित है, तो मैहर में शारदा माता मंदिर स्थित है, शारदा माता मंदिर स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, मैहर में चित्रकूट भी स्थित है। कौन सा एक और यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, वो है चित्रकूट, जो कि रामायण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, रामायण काल से संबंधित है। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो है तीसरा क्वेश्चन आपका, और वो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो मैहर में मैहर बैंड की स्थापना, मैहर बैंड स्थित है, ठीक है, मैहर में, सतना जिले के मैहर में मैहर बैंड स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खान ने, किसने की थी, और ये किससे संबंधित है, तो यह एक सरोद वादक थे। क्या थे दोस्तों, एक सरोद वादक थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि सतना जिले से आपको याद होना चाहिए। 17 जिले में मैहर एक दर्शनीय स्थल है जहां पर शारदा माता मंदिर स्थित है, चित्रकूट दूसरा दर्शनीय स्थल है जो कि रामायण काल से संबंधित है, ठीक है। ये किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर मैहर बैंड की स्थापना अलाउद्दीन खान के द्वारा की गई थी, और ये जो है ना एक सरोद वादक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, क्या पूछा गया दोस्तों, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपका राइट आंसर है बिंद। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये बिंद श्रेणी का पूर्वी खंड पर स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए तो ये किस जिले में स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए तो यह उमरिया जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित दोस्तों, उमरिया जिले में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक बाघ घनत्व है ना दोस्तों, किस में पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में 2000 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना क्या है, बांधवगढ़ किला स्थित है। यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना क्या स्थित है, बांधवगढ़ किला स्थित है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ किला स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके अतिरिक्त चौथा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना है। यहाँ से जो नदी बहती है ना, इसके बारे में भी अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो यहाँ से जो नदी बहती है वो है चरण गंगा नदी। कौन सी नदी बहती है दोस्तों, चरण गंगा नदी बहती है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से याद होना चाहिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है, तो बिंद श्रेणी का पूर्वी खंड है। उमरिया जिले में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़। कौन से इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, चरण गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, रघुराम राजन, नाम तो सुना होगा रघुराम राजन का, जिसका नाम आपको नोट पर देखने को मिलता है, ठीक है। रघुराम राजन जी का नाम आपको नोट पर देखने को मिलता होगा। तो रघुराम राजन जी जो है यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इनका जन्म कहां हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित थे। तो इनका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल। रघुराम राजन जो कि आरबीआई के 23वें गवर्नर रहे। कौन से गवर्नर रहे, 23वें नंबर के गवर्नर रहे। 23वें नंबर के गवर्नर रहे। इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, भोपाल में हुआ था। यह हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। और वर्तमान में अगर बात कर ली जाए कि आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वो कौन है, तब आपका आंसर होगा शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास जो है ना वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि इनके जन्म के साथ आपको पता होना चाहिए कि यह किस नंबर के गवर्नर रहे। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 23वें नंबर के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहां, अगर आपसे यह पूछा जाए तो वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांडू किस
वास्तुकला का साक्षी है? तो यहां पर आपसे पूछा गया ईरानी, तुर्की, पर्शियन या फिर अफगानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अफगानी। मांडू जो है ना धार जिले में स्थित है। मांडू शहर जो है यह अफगानी वास्तुकला का साक्षी है। अब ये जो मांडू है ना, यह हम मध्य प्रदेश कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं कि मालवा। मालवा में जो मुस्लिम सल्तनत थी उसकी राजधानी क्या थी? मांडू थी। अब मुस्लिम सल्तनत की बात की जाए तो जितने भी मुस्लिम उस समय यहाँ पर आए बाबर के आसपास के नजदीक के, जो मुगल शासन के दौरान थे, वो कहां से थे? वो सभी अफगानी थे, क्योंकि बाबर खुद ही अफगानी था। ठीक है, तो ये मांडू जो है किस वास्तुकला का साक्षी है? अफगानी वास्तुकला का साक्षी है। मांडू की अगर बात कर ली जाए तो मांडू जो है ना दोस्तों, ये कहां है? धार जिले में। कहां स्थित है? धार जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाए कि मांडू में और क्या देखने लायक जगह है, तो मांडू में जहाज महल क्या क्या स्थित है? मांडू में जहाज महल, जहाज महल है। मांडू में जहाज महल, हिंडोला महल, ठीक है, ये आपको दर्शनीय स्थल बता रहा हूं मैं। हिंडोला महल, दाई का महल, दाई का महल, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहां पर हिंडोला महल, जहाज महल, दाई का महल, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, ठीक है। यह जो आपका मांडू है ये किस लिए जाना जाता है? तो ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाज बहादुर महल यहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा, और क्या स्थित है? होशंग शाह का मकबरा। यार ये सब प्रश्नों में आप लोगों से एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए प्रश्न है, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये सब पूछ लिए गए कि ये कहाँ स्थित है, आंसर सबका एक ही होता है, मांडू स्थित है, ठीक है। होशंग शाह का मकबरा स्थित है। इसके बाद यहाँ पर जहांगीर दरवाजा क्या स्थित है दोस्तों? जहांगीर दरवाजा स्थित है। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ आलमगीर दरवाजा भी स्थित है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए आलमगीर दरवाजा। देखिए ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। एमपी गवर्नमेंट की एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, 2020-22 में जो आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम हुए, इन सभी में पूछे गए ये प्रश्न है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ये सब प्रश्न मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि किस एग्जाम में पूछे गए? तो हमने आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना दोस्तों, उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का फुल सॉल्यूशन कराया है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का हमने आपको क्या कराया? सॉल्यूशन कराया, जिन्हें आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमपीएसआई एग्जाम, एमपी कांस्टेबल एग्जाम 16, 17, 22 और जितने भी एग्जाम हुए, फॉरेस्ट एग्जाम 2017, पटवारी एग्जाम 2017, सभी के वीडियोस आपको फुल सॉल्यूशन के साथ चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसी बेस पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां पूछा गया है, ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन कराने के बाद। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को इससे और क्या याद रखना है, तो देखिए ये जो मांडू है ना, इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मांडू को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर होगा सादियाबाद। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? सादियाबाद के नाम से जाना जाता था। या तो इसे मांडवगढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांडवगढ़ कहा जाता था। या तो इसे करीमाबाग शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। और वर्तमान समय में इस किस नाम से जाना जाता है यदि आपसे पूछा जाए, तो वर्तमान समय में ना इसे दोस्तों क्या नाम से जाना जाता है? आप लोगों को पता है, वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को मांडू से रिलेटेड याद होना चाहिए, एग्जाम में जरूर आते हैं यार, इसे अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा दोस्तों, तो देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है देश का खालिस्तान क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश अपने आप में समाहित किए हुए, अपने अंदर समाहित किए हुए है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए 9.5, वैसे इसका जो मूल आंसर है ना दोस्तों, एक्यूरेट आंसर है वो है 9.38%, ठीक है, एक्यूरेट आंसर ये है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 9.5, तो आप 9.5 लगाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य जो है यह पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% जो है ना अपने आप में समाहित किए हुए, और यह मध्य प्रदेश का भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तब आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के अलावा जो पहला है वो कौन सा है? यदि आपसे पूछ ले जाए कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा राजस्थान। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इससे रिलेटेड याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, और चीफ जस्टिस कौन है मध्य प्रदेश के? वो है रवि मालिमथ।
यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से कौन व्यक्ति है जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। आपका आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मेनन। नरेंद्र मेनन जी का जो जन्म है ना दोस्तों कहां हुआ था, तो ये इंदौर में हुआ था। नरेंद्र मेनन का जो जन्म है ये कहां हुआ था, नरेंद्र मेनन का जन्म हुआ था इंदौर में। और यह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, यह आपको याद रखना, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अंपायर भी रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर या अंपायर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। ये रहा, गौरी सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, गौरी सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर बताइए वो क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर होगा ओमकारेश्वर, खजुराहो, महेश्वर, उज्जैन। कौन सा आंसर होगा बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओमकारेश्वर। गौरी सोमनाथ मंदिर जो है ना यह ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर की अगर बात कर ली जाए, ओमकारेश्वर मंदिर जो है ना दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मानधाता द्वीप पर जो है ना ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। और इस ओमकारेश्वर मंदिर में जो है ना दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ओमकारेश्वर मंदिर में जो है ना वो क्या है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे हम महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग कहां स्थित है, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने हुए मानधाता द्वीप पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है, जिसमें ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और ये गौरी सोमनाथ मंदिर भी कहां स्थित है, ओमकारेश्वर में ही स्थित है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ओमकारेश्वर से एक और क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, वो बनता है आप लोगों का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की यहां पर आपसे जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है आदि गुरु शंकराचार्य गुफाएं कहां स्थित। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहां तपस्या की थी। तो आपका आंसर होगा ओमकारेश्वर में की थी। यहीं पर इनके नाम पर शंकराचार्य गुफा स्थित है। तो आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि शंकराचार्य की गुफा कहां स्थित है। आपका आंसर होगा ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1954 में मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। काफी अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला है। यहां पर बोला है आप लोगों से, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ। क्या पूछा गया दोस्तों, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ। सीहोर से अलग करके भोपाल को जिला कब बनाया गया, यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर है वर्ष 1972 में सीहोर को भोपाल से अलग करके जिला बनाया गया था। ठीक है, ये जो भोपाल है ना, जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, उसके बाद भी 1949 तक, वर्ष 1949 तक भोपाल जो है ना एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। भोपाल क्या है दोस्तों, एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। इसे वर्ष 1949 में मध्य भारत क्षेत्र में शामिल किया गया। और वर्ष 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय भोपाल को क्या बना, भोपाल क्या बनी, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बनी भोपाल। ठीक है, अब ये देखिए भोपाल जो है ना 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी तो बन गया, लेकिन ये किस जिले की तहसील रही, सीहोर जिले की तहसील रही। इसे वर्ष 1972 में सीहोर से अलग करके एक जिला बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा देखा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया, पूछा इनमें से कौन सा मांसाहारी है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए क्वेश्चन को मेरे सरकार देता हूं, अब पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 तेंदुआ। तेंदुआ जो है ना माधव राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देने वाला मांसाहारी है जो सर्वाधिक इसमें दिखाई देता। अब देखिए यहां पर अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कहां स्थित है दोस्तों, तो यह शिवपुरी में स्थित है। ये कहां स्थित है, शिवपुरी में। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, आपका आंसर होगा शिवपुरी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है किस राजवंश का शिकार स्थल था, तब आपका आंसर होगा सिंधिया राजवंश का। सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था, यह भी आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद फिर इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन घनत्व कहां पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। और यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तभी मैंने आपको बताया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यहां से NH3 जो आपका नेशनल हाईवे है यह भी इसके मध्य से होकर गुजरता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए तो इसमें तात्या टोपे जी का समाधि स्थल और जॉर्ज केसल भवन भी स्थित है, ठीक है, वो भी आप लोग याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए कि जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा, जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद पूछ लिया जाए कि तात्या टोपे जी का जो समाधि स्थल है ना वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तब भी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब भी आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तात्या टोपे जी को जो फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा कहां दी गई थी, तो शिवपुरी में ही दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया। चार ऑप्शन आपको दिया है, पूछा इनमें से किस राजपूत वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया, तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चालुक्यों ने। किसने किया दोस्तों, चालुक्यों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया था, ये एक राजपूत वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा क्या गया आप लोगों से, बोला है किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है। चार ऑप्शन आपको दिया है, बोला इनमें से किस प्रकार का जो हस्तशिल्प है मध्य प्रदेश राज्य में विख्यात है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 4 कांच का उद्योग और टेराकोटा, दोनों ही प्रकार के जो हस्तशिल्प है मध्य प्रदेश में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। क्या बोला है, इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी, ये आप लोगों से बोला गया है। तो बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर होगा कूनो। देखिए चंबल नदी की अगर बात कर ली जाए तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों में एक तो काली सिंध नदी आती है, कौन सी आती है दोस्तों, काली सिंध नदी आती है, कूनो नदी आती है, कौन सी आती है, कूनो नदी आती है, पार्वती नदी आती है, क्षिप्रा नदी आती है, ये सभी क्या है, चंबल की सहायक नदी है। ये सभी क्या है दोस्तों, चंबल की सहायक नदियां। तो देखिए चंबल की सहायक, यदि आपसे पूछा जाए कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, आपका आंसर होगा चंबल की। पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, ये दोनों क्वेश्चन तो पूछे भी जा चुके हैं। काली सिंध और क्षिप्रा के बारे में आप लोगों से ऐसा एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। और यहाँ देखिए ये फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कूनो किसकी सहायक नदियां है, तो आपका आंसर होगा चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी की अगर बात की गई है ना दोस्तों, तो चंबल नदी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि चंबल नदी का जो उद्गम है ना वो कहां हुआ है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है ना दोस्तों, ये कहां होता है, महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। महू के निकट जानापाब पहाड़ी, महू कहां है, तो इंदौर जिले में जानापाब पहाड़ी से होता है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके कारण होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन जो होता है ना वो चंबल नदी के कारण ही होता है। चंबल नदी के कारण, किसके कारण, चंबल नदी के कारण। और यदि इसकी लंबाई पूछ ली जाए कितनी है, तो ये आंसर होगा 965 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा है, जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। तो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट चंबल नदी से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, संध्या किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है। ये जो संध्या गीत है ना दोस्तों, संध्या जिसे संध्या भी कहते हैं, ये जो संध्या गीत है ये किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक गीत है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मालवा। संध्या जो है या संध्या जो है यह क्या है, संध्या गीत जो है यह मालवा क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है। अगर संध्या की बात कर ली जाए तो ये जो दोस्तों ये क्या है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। कुंवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार इसे पूछा गया एग्जाम में, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि संध्या जो है वह किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो आपका आंसर होगा, यह है आप लोगों का करेक्ट आंसर मालवा क्षेत्र का। किसके द्वारा गाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है कुंवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी समस्या आ गई तो वो देख रहा था। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भव्य पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है। क्या पूछा गया है, भव्य पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है, बताइए।
भव्य पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र भव्य पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना वो कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, और सॉरी मंदसौर में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिवना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? शिवना नदी के तट पर। अब ये क्वेश्चन को पलट कर पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शिवना नदी के तट पर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? तब आपका आंसर मंदसौर। और यदि पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है मंदसौर में, तब आपका आंसर क्या होगा? शिवना नदी के किनारे स्थित है। तो दोनों तरीके से प्रश्न आपको याद होना चाहिए। और ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, इसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। किससे? नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, आपको पता होगा। तो ये जो हमारा मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर है शिवना नदी किनारे, इसकी तुलना भी इसी से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? क्या पूछा गया आप लोगों से? जल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल महोत्सव जो है यह हनुवंत्या में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? हनुवंत्या में मनाया जाता है। अब यह हनुवंत्या कहां स्थित है? तो हनुवंत्या जो है ना दोस्तों, यह खंडवा जिले में। कहां स्थित है? खंडवा जिले में इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर बने। किस नदी पर बने? नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर विकसित किया गया कृत्रिम इंदिरा सागर बांध। रुकिए जरा, इंदिरा सागर बांध लिख देता हूं मैं। देखिए हनुवंत्या जो है ना, यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर, इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया कृत्रिम द्वीप है। क्या है? कृत्रिम द्वीप है। और जिसे भारत मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए स्विट्जरलैंड, रुकिए एक मिनट, गलती हो गई। मध्य प्रदेश का जो स्विट्जरलैंड है ना, ये किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तब आपका आंसर होगा हनुवंत्या को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुवंत्या को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है हनुवंत्या में। हनुवंत्या कहाँ है? खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर विकसित किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक कृत्रिम द्वीप है, जिसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गोवा है भारत में एक बीच है, उसी के तर्ज पर यहां पर हनुवंत्या का विकास किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की बात कर ली जाए तो मुगल शासन में किसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन जो है कमजोर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो है औरंगजेब। मध्य प्रदेश की बात की जाए या पूरे भारत की बात कर दी जाए, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद जितने भी शासक हुए मुगल शासन के, वो सब कमजोर शासक हुए। मतलब कमजोर शासन हुआ मुगल शासन का, छोटे छोटे नए राज्यों का विकास हो गया, सभी ने अपने अपने नए राज्य बना लिए, ठीक है, उपद्रव करके। तो यहां पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में मुगल शासन किसके मृत्यु के बाद कमजोर हुआ? तो आंसर होगा औरंगजेब के बाद। ठीक है, ये अच्छे से याद रहेगा। देखिए औरंगजेब, अगर मुगल शासन की बात कर ली जाए तो मुगल शासन की जो नींव है किसने रखी थी? तो मुगल शासन की जो स्थापना है बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर किसकी स्थापना की? मुगल की स्थापना की। राजधानी इनकी क्या रही? तो राजधानी रही दिल्ली। राजधानी क्या रही दोस्तों? राजधानी रही दिल्ली। इनकी जो भाषा है वो मुख्य भाषा क्या रही? इनकी कार्यकारी भाषा तो वो रही फारसी। क्या थी? फारसी थी। और ये जो बाबर है ना, ये क्या था? अफगानी था। ये क्या था? एक अफगानी था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ ना दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ, जो कि एक अच्छा शासक सफल नहीं हुआ। ठीक है, और हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर, जिसने मुगल शासन को सबसे मजबूत बनाया। अकबर के बाद कौन रहा? अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर, जिसे सलीम के रूप में जाना जाता है, अनारकली सलीम वाला सलीम। और ठीक है, इसके बाद जहांगीर के बाद कौन आ गया? तो जहांगीर के बाद आया शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन आ गया दोस्तों? शाहजहां आ गया। अब शाहजहां के बाद कौन आ गया? तो शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। शाहजहां के बाद कौन आ गया? औरंगजेब। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई ना दोस्तों, औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इतिहास में ऐसा कौन सा भाई है जिसने अपने ही भाई को मरवा दिया? ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने भाई को मरवाया? आंसर होगा औरंगजेब, क्योंकि इसने अपने भाई दारा शिकोह का वध किया था। तो देखिए ये सारे आपको याद रखना। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुगल शासन में कोई भी मजबूत
शासक नहीं बचा, तो उसका यहाँ पर आगे आपको याद नहीं रखना, इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर बोला गया है केन और किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना को ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों से सिग्नल मिला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2 बेतवा, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ना 25 अगस्त 2005 को 25 अगस्त 2005 को अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई थी। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए भारत में नदी जोड़ो परियोजना चल रही है दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारत में भारत सरकार के द्वारा नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, और उसी नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा नदी को, केन बेतवा लिंक परियोजना को 25 अगस्त 2005 को अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था, और इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ होने वाला है। किसको लाभ होने वाला है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यह था दोस्तों आज का हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीजीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। और यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप लोग इन सभी पेपर्स का फुल सॉल्यूशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप एमपीजीके का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।